पहले पहल जब सोजल से मुलाकात हुई तो मैं बहुत हैरान थी कि वो इतना कम क्यों बोलती है, धीमे धीमे लहजे में बात करती, इतनी खामोश तब लड़की मैंने कभी ना देखी थी। इसकी खामोशी के सबब उन्होंने इसको मगरूर समझ लिया और वो भरी क्लास में तन्हा रह गई, लेकिन मैंने इसी की हमनशिस्त बनना पसंद किया और उसकी खामोश तब से समझौता कर लिया। बिलाखिर उसने मुझसे दोस्ती कर ली। वो सिर्फ मुझसे बात करती, मैंने भी इसके सिवा किसी और को सहेली ना बनाया। यूं हम एक जान दो कालिब हो गए। रफ्ता रफ्ता मुझे इल्म हो गया कि वो खामोश तब और आदम बेजार बिल्कुल नहीं है। इसके माहौल ने इसे ये रवैया अपनाने पर मजबूर कर दिया है। सोजल दरअसल एक जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी, एक ही सारवात ख़ानदान, जहाँ लड़कियों का ज़्यादा बात करना मयूब समझा जाता था। इसे बचपन से ही कम बोलने की हिदायत की गई थी। इसकी माँ भी कम गो, मध्यम लहजे में बात करने वाली, सहमी सहमी सी औरत थी। हालांकि वो एक प्यार करने वाली माँ और बहुत अच्छी सोच रखने वाली खातून थी, लेकिन सोजल का बाप एक रिवायती किस्म का जागीरदार था। भाई भी बाप के नक्श कदम पर चलते थे। इनके यहाँ दौलत की तो फरावानी थी, लेकिन औरत की पैदाइश को जारम जाना जाना था। तभी इस पर कई तरह की पाबंदियां आयद की जाएं। ताहम हस्बिजिल की खुशकिस्मती थी कि उनके यहाँ लड़कियों को पढ़ने से नहीं रोका जाता था, क्योंकि उनके लड़के आला तालीम याफ्ता हैकर घरों को लूटते तो वो अपने ख़ानदान की उन पर लड़कियों से शादी से इनकार कर देते थे और बाहर से लड़कियां बीवियां बनाकर ले आते थे। इस सूरत हाल को देखते हुए बुजुर्गों ने अपनी बच्चियों पर से पाबंदी हटी और उनको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने की इजाज़त दे दी गई, इस शर्त के साथ कि वो किसी गैर लड़के को नज़र भर कर भी ना देखेंगी। वो मुझसे कहती, फुज़ा, तुम नहीं जानती कि हमारा माहौल कैसा है। एक बात को बार बार समझाया जाता है, ऐसी बातों से हमारी शख्सियत रफ्ते रफ्ता मस्ख होकर रह जाती है। जिंदगी के बड़े फैसले तो कज हम अपने छोटे छोटे फैसले खुद नहीं कर सकते। सोजल, कैसी बातें करती हो? तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। अब जमाना बहुत बदल गया है, न जाने तुम्हारा घराना किसी दौर में रहता है। तुम अभी नहीं समझ सकती, लेकिन वक्त आने पर समझ जाओगी। खैर, मुझे अपनी दोस्त से गरज थी, जो निहायत हमदर्दावर अच्छी फितरत की लड़की थी। मुझे इसको देखकर दुख होता था। डर और खौफ उसके अंदर सरायत कर चुका था। खुद एतमादी रुखसत हो गई थी। इसकी बड़ी बड़ी हरनी जैसी आंखें अक्सर खाली खाली और वीरान नजर आती थीं। इसकी बातें कभी कभी मेरे लिए बहुत परेशानी का बायस बनती थीं। मैं कहती, चलो इतनी खुश किस्मत तो हो कि तुम गांव से कॉलेज तक पहुंच जाती हो। वो कहती, बैरून मुल्क तालीम दिलवाना हमारे भाइयों का नसीब, और हम कॉलेज तक भी ना पढ़ें तो तहजीब याफ्ता कैसे कहलाएंगे। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, मुझे भाई ने कहा था, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी आंखें सिर्फ कुत्ताब देखने के लिए तुम्हारे साथ जा रही हैं। कान सिर्फ लेक्चर सुनने के लिए और हाथ पांव पढ़ाई के कामों में इस्तेमाल होने के लिए। अगर उनका ज़रा भी गलत इस्तेमाल हुआ तो आंखें निकाली जा सकती हैं, कान बंद किए जा सकते हैं और हाथ पांव तोड़े भी जा सकते हैं। उन्हीं बातों के पेश नज़र वो क्लास फेलो से बहुत कम बात करती थी। हमारे साथ बहुत अच्छे घरानों के तलबा पढ़ते थे। वो सोजल से बात करने के ख्वाहिशमंद थे, मगर वो किसी की जानिब देखती तक ना थी, जैसे कोई निगरां हर वक्त इस पर मुकर्रर रहता हो। इसके साथ आने वाला ड्राइवर और गार्ड भी सारा दिन कॉलेज से बाहर बैठा रहता था। वो एक ऐसी क़िद में थी जिसकी कोई सलाखें न थी, मगर उसकी शख्सियत रोज़ ही टूटती और रोज़ ही बिखरती रहती। मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा दाके होता था। हमारी क्लास में एक लड़का अख्तर था, वो बहुत सुलझा हुआ और बातहज़ीब, किसी अच्छे ख़ानदान का चश्मो चराग लगता था। होशियार और ज़हीन भी इस जैसा कोई ना था। पढ़ाई में हम अक्सर तालिब इल्म से मदद लिया करते। सोजल को कोई परेशानी या मुश्किल होती तो वो मुझसे कहती और मैं उसका मसला अख्तर से हल करवा दिया करती थी। मैंने एक बात नोट की थी कि सोजल कभी कभार किसी लड़के की बात का जवाब दे दिया करती थी, मगर अख्तर से बिल्कुल भी बात न करती थी। एक दो बार अख्तर ने कोशिश भी की तो इसने बारी तरह इसे झिड़क दिया। अख्तर बहुत अच्छा लड़का था। रफ्ता रफ्ता मेरी इसके साथ दोस्ती हो गई, मगर मुझे ये एहसास भी हुआ कि इससे दोस्ती करने की वजह से सोजल मुझसे दावर हो गई। जहाँ मैं और वो बैठी होते हैं और वो आ जाता तो वो फौरन उठकर चली जाती थी। इस बात को वो भी महसूस करता था, मगर कुछ कहता नहीं था। एक दिन तो स्विजिल ने हद कर दी। अख्तर क्लास में आया। वहाँ दो तीन तालिब इल्म और भी मौजूद थे।
वो हमारी तरफ आ गया। मैंने सलाम किया। इसने जवाब दिया और कहा कि आपकी सहेली सलाम का जवाब देने से नाआशना है। क्या इसको सलाम व जवाब की फजीलत किसी ने नहीं बताई? इसका इतना कहना था कि सौजल ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और क्लास रूम से चली गई। सब हैरान रह गए। मुझे इस बात ने अफसरदा कर दिया। मैंने सोचा कि कल आएगी तो इससे बात करूंगी। मैंने अख्तर से पूछा, तुम ही बताओ असल मामला क्या है? आखिर सौजल का गैर मामूली रद्द अमल तुम्हारे साथ क्यों है? वो चाप रहा तब दिलजोई की खातिर में बोली, दरअसल तुमको पता नहीं कि ये किस घराने से ताल्लुक़ रखती है। इसका भी कसूर नहीं। हर इंसान अपने साथ अपना ख़ानदानी पस मंज़र लेकर आता है। कोई दूसरा ना समझे तो ऐसी बातें वकूअ पज़ीर हो जाती हैं। तब वो गोया हुआ, फुर्ज़ा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं तुमसे भी ज़्यादा उसकी फ़ैमिली को जानता हूँ क्योंकि वो मेरी कज़िन है। हैरत से मीर अमना खुला का खुला रह गया, ताहम उसने मसला ना बताया और चला गया। आज कैसा दिन था? मैं घर आ गई मगर अभी तक ज़हन में आज के दिन का ये वाक़या मकरूहे की तरह रेंग रहा था। कभी मुझे अख्तर का ख्याल इतना और कभी सोजल का। मैं सोचती रही कि आखिर सोजल ने मुझे क्यों नहीं बताया कि अख्तर से इसकी रिश्तेदारी है। तमाम बातों ने मेरे जहन को उलझा कर रख दिया। तमाम रात परेशान रही। अगले दिन तो मेरी अलिफालझन में और भी इजाफा हो गया कि दोनों ही कॉलेज नहीं आए थे। घर आकर सोजल का नंबर मिलाया। मैंने कहा, सोजल, तुम्हारे नाम का मतलब तो उजाला है, फिर क्यों तुमने मेरे दिल में अंधेरा भर दिया? इसकी आवाज़ भारी भारी लग रही थी, जैसे तमाम रात रोती रही हो। कहने लगी, अगर तुमने अख्तर के बारे कोई बात करनी है तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन वो तो कहता है कि तुम इसकी कज़िन हो। ये सुआन कर वो एक लम्हे को सकते में आ गई। फ़ोन में उसकी सांसों के अलावा कोई आवाज़ सानाई न दे रही थी। मुझे बताओगी नहीं तो यकीनन तुम्हारे दिल का बोझ तुमको गिरो देगा। मुझको दोस्त समझती हो तो बुता दो प्लीज़, मैंने मिन्नत की। अच्छा, मैं ड्राइवर को भेजती हूँ, तुम आ जाओ। थोड़ी देर बाद ही इसका ड्राइवर मुझे लेने आ गया। मैं आई को बताकर उसके घर चली गई। वो मुझसे गिले मिलते ही रो पड़ी। काफ़ी चुप कराने की कोशिश की मगर उसके आंसू ही न थमते थे। पता नहीं उसने कितनी मुद्दत से जज्बात के माना जोर पानियों को रोका हुआ था। मैंने कहा, सोजल, तुमने आज तक मुझे ना बताया कि अख्तर तुम्हारा कज़िन है। ये बात तो मैं दुरू दीवार से भी छुपाना चाहती हूँ। यह तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी कि मेरा रिश्ता इससे तय कर दिया गया था। वो मेरी खाला का बेटा है और उसका बाप मेरे वालिद का चाजाद है। कि बड़ी और खाला छूटी थी। मेरा कोई मामू नहीं है। नाना की जायदाद की वारिस दोनों बेटियां थीं। अबू और खालू का आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक था और ज़मीन भी मुश्तरका थी। महब्बत तकसीम हुई और ना ज़मीन वरना हमारा मुख्तसर ख़ानदान ततर बुतर होकर बखर जाता। अबू नाना के बड़े दामाद थे जबकि खाला की मन्नी हुई थी, इसलिए मेरे वालिद की बात इस घर में हतमी फ़ैसले की हैसियत रखती थी। एक दिन अबू घर आए तो बहुत असी में थे। उन्होंने बताया कि छूटी खाला का मंगेतर कुछ ठीक तेवर नहीं रखता। वो ज़मीन बेचकर फैक्ट्री लगाना चाहता है। वालिदा बोले, अपने हिस्से की ज़मीन बेच रहा है तो बेचने दो, हम रोकेंगे तो वालिद साहब कहेंगे कि ज़मीन उनकी है। बेशक उन्हीं की है, वो अभी हयात हैं और ज़मीन के मालिक भी, लेकिन मकबूल अभी उनका दामाद नहीं बना। अभी से इसे होने वाली बीवी के हिस्से की ज़मीन बेचने की क्या लगी हुई है। मैं अपनी ज़िंदगी में तो ये होने नहीं दूंगा और ना ही अब तुम्हारी बहन की शादी इसके साथ होने दूंगा। ये क्यों भूल रहे हैं कि वो आपका चचाजाद भी है? आप इस मामले के बीच में मत पड़े। मैं आबा जान से बात करती हूँ। वालिदा ने अपने वालिद से बात की तो नाना बोले, बेटी, ये ज़मीन आज भी उन्हीं की है, कल भी। मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। आजकल मैं छोटी लड़की की शादी कर रहा हूँ। इसके बाद वो जाने उनके काम। वालिद को नाना अबू का ये जवाब सख्त नागवार गुजरा तो उन्होंने अपने चचाजाद को मना किया। इसने कहा कि आपकी ज़मीन तो नहीं बेच रहा। बात बढ़ते बढ़ते झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई। उन्होंने अपनी ज़मीन के साथ कुछ ज़मीन नाना की भी बेच दी तो अब्वी ने उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया और नाना से भी कह दिया कि अगर अपने मकबूल से बेटी ब्याही तो अपनी बड़ी बेटी को अपने घर ले जाना, मैं इसको तलाक दे दूँगा।
नाना के लिए ज़ैफ़ी में यह मामला एक इम्तिहान से कम न था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि बड़े दामाद को राज़ी करने के लिए छोटे यानी मकबूल की मिन्नत करें कि वो जाकर उनके बड़े दामाद को मिन्नत समाजत करके मना लें, ताकि बड़ी लड़की का घर बसर है और वो छोटी को भी बया कर उसके घर का कर दें। नाना के साथ ये सब इस वजह से हो रहा था कि ज़मीन और जायदाद थी मगर बेटा ना था। अगर कोई बेटा होता तो वो खुद इस मामले को सुलझा लेता। नाना की उम्र इस वक्त 70 साल थी, वो भला क्यों कर जवान खून का मुकाबला कर सकते थे। बचपन की मंगनी थी, तभी खाला भी खौफ से मरी जाती थी कि कहीं मकबूल से उनकी शादी का मामला खटाई में ना पड़ जाए। उधर मकबूल भी अपने मंगेतर को ना खोना चाहते थे। सारा फसाद ज़मीन का था जो मेरे वालिद का फैलाया हुआ था। वो ज़मीन की फ़रोख्त से बराफरोख्ता हो गए थे। जब भी घर में छोटी खाला और मकबूल चचा की शादी का तज़किरा चलता, वो आपे से बाहर हो जाते और शोर मचा देते। दरअसल वो इस घर में अपने बड़े होने का फ़ायदा उठा रहे थे। वो जानते थे कि बचपन की मंगनी के सबब खाला और मकबूल एक दूसरे को चाहते हैं। वो ये शादी न होने देकर अपने चाजाद को ज़मीन फ़रोख्त करने की सज़ा देना चाहते थे कि मजबूर होकर मकबूल मेरे वालिद के पास आए, अपनी पगड़ी उनके पैरों में डाल दी और कहा कि ज़मीन फ़रोख्त कर चको। आप राज़ी नहीं हैं तो ज़्यादा रकम ख़रीदार को देकर ज़मीन वापस लिए लेता हूँ। ख़रीदने वाला भी हमार अशत्ता दी रहे ज़रूर हमारी मजबूरी पर मान जाएगा, बशर्त कि अब नाराज़ी ख़त्म कर दे। गरज ख़रीदार को ज़्यादा रकम देकर ज़मीन वापस ले ली गई, मगर वालिद साहिब दिल से राज़ी फिर भी ना हुए। बहरहाल छोटी खाला की शादी मकबूल चचा से हो गई। वालिदा ने खाला से वदा लिया कि अगर मेरे यहाँ लड़की हुई और अगर तुम्हारा पहला लड़का होगा तो तुम मेरी बेटी को अपनी बहू बनाओगी। खुदा की करनी शादी के 10 माह बाद खाला ने अख्तर को जन्म दिया। मैं अख्तर से 1.5 बरस बड़ी हूँ, लेकिन जन्मदिन से ही मुझे को अख्तर के नाम का कर दिया गया था। इस रिश्ता पर तमाम ख़ानदान वाले राज़ी थे। इसकी वजह वही कि एक तो शमनी ख़त्म हो गई, दूसरे ज़मीन तकसीम ना हो सकी। वक्त गुजरता रहा। अख्तर मज़ीद पढ़ने शहर चला गया क्योंकि इसके वालिद इन दिनों शहर में थे और कॉलेज भी शहर में था। मुझे भी शहर के कॉलेज दाखिला लेना था। वालिद और भाई ने इस शर्त पर दाखिला दिलवाया कि वहाँ ना तो छोटी खाला के घर जाओगी और ना अख्तर से बात करोगी। ये सुआन कर मैं हैरान रह गई। गोया अबू ने अभी तक खालू को दिल से मुआफ़ न किया था। उन्होंने खाला से शादी के बाद बीवी की ज़मीन बेची तो अबू की दुश्मनी फिर से ऊद आई। अब इनके लिए दिल साफ कर लेना अमर मुहाल हुआ और मुझे भी उनकी नीयत का पत्ता चल गया। मैंने वदा कर लिया। दिल में अख्तर के लिए नरम गोशा तो बचपन से था, मगर तालीम की खातिर वादे का पास भी था, लिहाजा मैंने कॉलेज में मोहतात रवैया अपन लिया। हाला नक्का दिल से ऐसा ना चाहती। अख्तर नहीं जानता कि मैं किस लिए इसके साथ बात नहीं करती और मोहतात रहती हूँ, अस पर ज़ाहिर भी ना कर सकती थी। खुद से इसे दावर रखने की खातिर उसके सवा चारा न था कि बेरुखी से पेश यूँ है ताकि वो मेरी तरफ से मायूस हो जाए। हालांकि अपने रोई पर जिस कदर में दाखी थी कोई और किया हो सकता था। मैं इससे बात करना चाहती थी, बताना चाहती थी, मगर खौफ था कि मुझे कॉलेज से ना हटा लिया जाए और पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ते ना हो जाए और मैं इसको देखने से भी रह जाऊं। अख्तर ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ना इससे दावर जाए से दावर जा सकती हूँ और ना बात कर सकती हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वाकई मेरी सहेली बहुत दाखी थी। हम दोनों ही नहीं जानती थीं कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा। मैंने भी अख्तर की आंखों में सौजल के लिए प्यार की कंदीलें जलती देखी थीं, मगर घर वालों के खौफ से वो बेचारी मजबूर थी। अगर उसके साथ हक आमेज़ रवैया ना रखती तो वो ज़रूर इससे बात करने की कोशिश करता, और ये बात जब सोजल के घर तक पहुंचती तो उसके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होती। मैंने कहा, सब्र से काम लो, ये 2 साल किसी तरह पूरे कर लो। इसके बाद अपने जज्बात तुम अपनी खाला तक पहुंचा लेना, वही कोई रास्ता निकालेंगी। सब्र के साथ सोजल ने तालीमी साल पूरे किए और एक दिन मुझसे मदद चाही। मैंने इसकी खाला को फ़ोन किया, अपना नाम बताया। वो शफीक आवाज़ में बोले, अरे मैं खुद तुमसे बात करना चाह रही थी मगर तुम्हारा नंबर नहीं था। जाने सोजल को क्या हुआ है, अख्तर से इतनी नफ़रत करने लगी है। तुमसे इसका सबब पूछना चाह रही थी। खाला, वो नफ़रत नहीं करती, वो तो अख्तर से मोहब्बत करती है, लेकिन इसके वालिद नहीं चाहते कि उनकी शादी हो। आप अपनी बहन से बात कीजिए।
میں نے بات کی ہے وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیتے تو پھر اپنے والد خاوند کو سوجل کے ابو کے پاس بھیجیے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ اور ان کے شوہر انکل کے پاس اختر کے لیے سوجل کا ہاتھ مانگنے گئے تو انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اب کیا رہ گیا تھا؟ سوجل اور اختر نے کہا کہ ہم اکٹھے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کے نانا حیات تھے، بولے ابھی میں زندہ ہوں، تم لوگوں کو خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہتا ہوں کرو۔ خالو مقبول کو بھی اپنی بے عزتی پر اسا تھا، انہوں نے چپکے سے بڑی خالہ سے رابطہ کر کے ان کو اکسایا کہ بیٹی کا ساتھ دو، میں سوجیل اور اختر کی شادی کرا دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تمہارا ہت دھرم شوہر کیا کر لیتا ہے۔ پہلے تو سوجل راضی نہیں تھی، پھر نانا کے سمجھانے پر اس نے اپنے باپ کے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا اور نانا کے پاس چلی گئی۔ ایک خط اپنے والد کے نام لکھ کر رکھ آئی کہ میری غلطی، میرے قصور کو معاف کر دیا جائے، مجھے واپس لانے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ نانا خود آپ کے خلاف عدالت میں گواہی دیں گے۔ وہ میر انکاح اختر سے پڑھانے اور عدالتی کارروائی کرنے کے بعد ہم کو دبئی روانہ کریں گے۔ فکر نہ کیجیے، خالہ نے اپنے ترکے کی تمام زمین میرے نام کر دی ہے۔ آپ کو زمین چاہیے تھی نا، وہ آپ کی بیٹی کو مل گئی ہے، باقی ہر کسی نے اپنا حق لے لیا ہے، اس میں آپ کی ناراضی بیجا ہے۔ اپنے نانا سے بدلہ لینا ہے تو لے لیجیے گا۔ ہم تو اس وقت وطن کو خیر باد کہہ چکے ہوں گے، اور اگر اپنے اس عمر میں میری والدہ کو طلاق دی تو ان کو سنبھالنے کے لیے ان کے بیٹے موجود ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن سوجل سے سب نے رابطہ رکھا، اگر نہیں رکھا تو اس کے والد نے عمر بھر اس سے رابطہ نہیں رکھا، جس کا غم سوجل کو آج تک ہے اور عمر بھر رہے گا۔